भरतपुर नामक एक छोटे से गांव में जेठ की तपती गर्मी ने सारा वातावरण उबाल रखा था। सूरज आसमान से मानो आग उगल रहा था। सड़कें इतनी गर्म हो गई थीं कि नंगे पैर चलना तक कठिन था। शहर के अमीर लोग अपने एयर कंडीशनर वाले घरों में आराम फरमा रहे थे। उसी गांव में धर्मू अपनी पत्नी सुशीला और बेटी अनिता के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वह सेठ किरोड़ीमल के घर काम करता था, जो बहुत ही चालाक आदमी था। वह धर्मू से पूरा दिन काम करवाता और पूरी मेहनत का मेहनताना नहीं देता था। एक दिन सुशीला अपने पति धर्मू से कहती है, वह सेठ किरोड़ीमल तुमसे पूरा दिन काम तो करवा लेता है, लेकिन मेहनत की पूरी मजदूरी देने में कंजूसी करता है। अब मैं अनिता बिटिया को भूखा नहीं देख सकती। सुशीला, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं दूसरी जगह काम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही काम मिल जाएगा हमारी हालत सुधर जाएगी। अब मैं चलता हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। घर में पानी की एक बूंद भी नहीं थी, इसलिए सुशीला पानी लेने कुएं पर गई। वहां पहले से ही लंबी कतार लगी हुई थी। जैसे तैसे उसने अपनी बारी पर बाल्टी भरी और घर लौट आई। उसने तुरंत अपनी बेटी को पानी पिलाया। इसी तरह उनके लिए एक एक दिन गुजारना भी बेहद मुश्किल हो रहा था। शाम को धर्मू थका हारा घर लौटता है। माँ, पिताजी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। भूख और प्यास से मेरा सिर चकरा रहा है। माँ, ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे अब चला भी नहीं जाएगा। अनिता की हालत देखकर सुशीला और धर्मू बेहद परेशान हो जाते हैं। रात के 1 बजे ही धर्मू पानी की तलाश में निकल पड़ता है, लेकिन कुएं में तो पानी खत्म हो चुका था। हारकर धर्मू पास के दूसरे गांव की ओर जाता है। वहां भी हालात खराब थे। गांव में सूखा पड़ा था। पानी की कमी के कारण जानवरों की हालत भी दयनीय हो गई थी। जंगल में कई जानवर बेहाल पड़े थे। यह देख धर्मू का दिल बैठने लगा। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी, जो जोर जोर से रो रही थी। क्या हुआ बहन जी? आप रो क्यों रही हैं? और भाई साहब को क्या हो गया है? भाई, इस गर्मी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हम लोगों को तबाह कर दिया। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। पहले तो पानी की कमी ने हमारी फसलें बर्बाद कर दी, और फिर इस भयानक गर्मी ने उन्हें इतना बेचैन कर दिया कि वो हमें छोड़कर चले गए। हे भगवान, ये कैसा न्याय है तेरा। अब तो मेरा भी जीने का मन नहीं करता। इस गर्मी ने सब कुछ छीन लिया। और फिर वह औरत भी वहीं अपना दम तोड़ देती है। यह सब देखकर धर्मू का दिल दहल जाता है। उसकी रूह कांप उठती है और उसे अपने परिवार की चिंता सताने लगती है। घबराया हुआ धर्मू किसी तरह थोड़ा सा पानी लेकर घर लौटता है और सुशीला को सारी घटना बताता है। इस भीषण गर्मी ने हर किसी को तोड़कर रख दिया था। हर चेहरे पर डर और बेबसी साफ झलक रही थी। हे भगवान, ये गर्मी तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। न जाने आने वाली रात कैसी होगी। हम सब इस लू से कैसे बचेंगे? क्या करेंगे? घर में थोड़ा सा राशन बचा था, उसी से मैंने अनिता को खाना खिलाकर सुला दिया है। अब तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है। सुशीला, तुम हिम्मत रखो। मैं कल ही सेठ जी के पास मदद मांगने जाऊंगा। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अगली सुबह धर्मू ने तय किया कि चाहे जो भी हो, वह सेठ जी के पास मदद मांगने जरूर जाएगा। गर्मी और भूख की चिंता ने उसे मजबूर कर दिया था। उसने सुशीला और अनिता को अपना ख्याल रखने के लिए कहा और खुद सेठ जी के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर वह विनम्रता से हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, हमारे हालात बहुत खराब हैं। घर में राशन का एक दाना तक नहीं बचा है। भीषण गर्मी और सूखे के चलते कामकाज भी ठप पड़ा है। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। धर्मू, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। हर कोई मदद के लिए मेरे ही पास चला आता है। तुम लोगों को तो जैसे आदत पड़ गई है दूसरों पर निर्भर रहने की। पर साहब, हम गरीब आखिर जाएं तो जाएं कहां?
मदद के लिए किसके आगे हाथ फैलाएं? चुप रहो। तुम अगर गरीब हो तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अपनी गरीबी को स्वीकार करो और उसके साथ जीना सीखो। यहाँ आकर रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे पास फालतू का समय नहीं है। वैसे भी तुम पहले ही मुझसे उधार ले चुके हो, पहले वो चुकाओ। अब यहाँ से निकल जाओ और आज के बाद मेरे घर में कदम भी मत रखना। सेठ ने अपने आदमियों से कहकर धर्मू को धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। बेबस और उदास मन से धर्मू घर की ओर लौट पड़ा। जैसे ही वह घर पहुंचा, उसने देखा कि सुशीला बिस्तर पर लेटी हुई थी और अनिता वहीं पास में बैठी थी। यह देख धर्मू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने नम आंखों से सुशीला की ओर देखा और भर्राई हुई आवाज में कहा, सुशीला, ये तुम्हें क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे इस भयंकर गर्मी ने ठान लिया है कि हमसे सब कुछ छीन कर ही मानेगी। धर्मू ने सुशीला की हालत देखकर जोर जोर से लोगों को आवाज लगाई, मगर भीषण गर्मी के चलते कोई बाहर नहीं आया। निराश और हताश धर्मू अंदर ही अंदर टूट चुका था। सुनिए जी, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए। जितना हो सके अनिता का ख्याल रखिए। उसे कभी भूखा और अकेला मत सोने देना। मेरी प्यारी बेटी, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वह हमेशा के लिए चली गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, मानो किसी गहरी नींद में समा गई हों। सुशीला, ऐसा मत कहो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हमारे पास तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बिना तो ये घर भी सूना हो जाएगा। तुमने तो हमेशा मेरा साथ दिया है। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। हम दोनों मिलकर इस भयंकर गर्मी को भी हरा देंगे। सुशीला, बोलो ना सुशीला। यह कहकर धर्मू फूट फूट कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो, मानो उसके जीवन का हर सहारा छिन गया हो। माँ, उठो ना। तुम आंखें क्यों नहीं खोल रही हो? माँ, आपको पता है ना कि मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। पापा, माँ हमें छोड़कर क्यों चली गईं? क्या हमने कोई गलती की थी पापा? बेटी, ये सब भगवान का फैसला है। शायद तुम्हारी माँ की उम्र इतनी ही लिखी थी। हो सकता है हमसे कभी कोई भूल हुई हो, जिसका फल अब हमें मिल रहा है। धर्मू कई रातों तक सुशीला की यादों में डूबा जागता रहा। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान न था। सुशीला के जाने के बाद कई महीने गुजर गए, लेकिन धर्मू और अनिता के जीवन में अब भी एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। बिस्तर पर पड़ी सुशीला की निशानी अब उसकी जगह खाली पन्नों की तरह लगती थी, सूनी, खामोश और अधूरी। पापा, मुझे माँ की बहुत याद आती है। माँ हमें छोड़कर क्यों चली गईं? क्या वो अब कभी वापस नहीं आएंगी? बेटी, तुम्हारी माँ ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। वह आज भी ऊपर से हमें देख रही है। हमें अब और भी मेहनत करनी होगी, क्योंकि तुम्हारी माँ हमेशा चाहती थी कि हम हार न माने। धर्मू की आंखें ये कहते हुए फिर नम हो गईं। उसका मन भीतर ही भीतर बिखरता जा रहा था। इसी तरह एक सुबह सेठ अपने पैसे वसूलने आ पहुंचा। क्यों रे धर्मू, कब से तुझे पैसे उधार दे रखे हैं? देने का कोई इरादा है भी या नहीं? तुम्हें क्या मैं चंदा इकट्ठा करने वाला दिखता हूँ? अपने ही पैसे लेने के लिए मुझे तुम्हारे आगे पीछे दौड़ना पड़ता है। सुन ले, तुझे 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ, वरना समझ जाना। सेठ उसे ताना मारते हुए वहां से चला जाता है। धर्मू अपनी बेटी की चिंता में उलझने लगता है। अगली सुबह वह सबसे पहले अपने दोस्त घनश्याम के घर का रुख करता है। घनश्याम भाई, सच कहूं तो हालात बहुत खराब है। पैसों की सख्त जरूरत है। ऊपर से काम भी ढंग का नहीं मिल रहा कि मैं सेठ के पैसे लौटा सकूं। मेरी तुमसे विनती है, मेरी मदद कर दो। मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भाई धर्मू, मैंने जितना बन पड़ा तुम्हारी मदद की। अब मेरी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। मेरा भी परिवार है और उनके खर्चे भी हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो। इस बार मैं वाकई तुम्हारी मदद करने में असमर्थ हूँ।
हताश और उदास होकर धर्मू अपने घर लौट जाता है। सुनिए जी, धर्मू तो आपका अच्छा दोस्त है, फिर भी आपने उसकी मदद क्यों नहीं की? दोस्ती भी तभी तक निभानी चाहिए जब तक पैसे वापस मिलने की उम्मीद हो। अरे वो पहले ही मेरे पैसे डकार चुका है। धर्मू इन दिनों बेहद बेबस और परेशान था। उसने अपने जानने वालों और रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी फरियाद नहीं सुनी। अगले दिन वह काम की तलाश में निकल पड़ा। गहरी चिंता और बेचैनी में डूबा धर्मू अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा था, शरीर कमजोरी से जवाब दे चुका था। उसी वक्त एक लड़की ने उसे देखा और अपने घर ले गई। जब धर्मू को होश आया तो वह बोला, बहन जी, आपका दिल से शुक्रिया। आपने तो अजनबी होते हुए भी मेरी मदद की, जबकि आजकल तो लोग अपनों का भी साथ छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं भैया, मैंने तो इंसानियत के नाते मदद की है। वैसे आप काफी परेशान लग रहे हैं। आपके परिवार में कौन कौन है? बहन जी, मैं अपनी बेटी के साथ रहता हूँ। मेरी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ महीनों पहले पानी और गर्मी की मार से यह हादसा हो गया। अब मेरी बेटी ही मेरा सब कुछ है, लेकिन मैं उसे 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खिला पा रहा। इसी वजह से मैं काम की तलाश में निकला था। आपके परिवार में कौन कौन है? आप किसके साथ रहती हैं? भाई, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कुछ साल पहले मेरे माँ पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तब से मैं अकेली हूँ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब से आप मेरे साथ ही रहिए। सच कहूँ तो मुझे भी परिवार की जरूरत है, और शायद आपको भी। मेरा एक छोटा सा चाय का ठेला है, जहाँ इस गांव के लोग अक्सर चाय पीने आते हैं। अब से हम दोनों मिलकर चाय के साथ समोसे भी बेचेंगे। देखना, सब ठीक हो जाएगा। धर्मू और शीतल दोनों ही अपनी जिंदगी में एक सहारे की तलाश में थे। इसी वजह से धर्मू अपनी बेटी को लेकर शीतल के घर आ गया। अब दोनों ने मिलकर कड़ी मेहनत शुरू की। उनकी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उन्होंने अच्छे पैसे जोड़ लिए और आखिरकार अनिता का स्कूल में दाखिला करवा दिया। बुआ, आप सच में बहुत अच्छी हैं। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आती थी, लेकिन जब से मैं आपके पास आई हूँ, मुझे लगता है कि आप ही मेरी माँ हैं। अब धर्मू और उसके परिवार की सारी मुश्किलें खत्म हो चुकी थीं। धर्मू, शीतल और अनीता अब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे, जहां हर दिन नई उम्मीद और मुस्कान लेकर आता था।